गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं विकास एक बार पुनः हाजिर हो गया हूँ आपकी हिंदी की क्लास में। जी हाँ, आज के हिंदी की क्लास में हम हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसमें वर्ण विचार पहला भाग होता है, दूसरा भाग होता है शब्द विचार और तीसरा जो भाग होता है, पार्ट होता है, वो होता है वाक्य विचार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और फिर वर्णों के भेद की चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में किया था कि वर्ण के भेद, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, फिर व्यंजन में ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये सारी बातों का हम लोग अध्ययन जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी वो मेरा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस पे जा कर के सर्च करके देख सकते हैं। तो उसी के आगे इसी क्रम में जो दूसरा पार्ट है यानी शब्द विचार, वर्ण विचार की चर्चा हम लोगों ने की है, कर ली है, और उसी के आगे शब्द विचार की चर्चा इस वीडियो में आज करेंगे। शब्द विचार, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण यानी अक्षर और अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। लेकिन शब्द की अगर हम परिभाषा की बात करें कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना वह समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी शब्द नहीं कहला सकता तब तक जब तक कोई उसका अर्थ ना निकले। मतलब जैसे कहने का मतलब कि माँ एक वर्ण है या अक्षर है, ह क्या है, एक वर्ण या अक्षर है, ल भी एक अक्षर है। तो म प्लस ह प्लस ल तीनों मिल करके क्या बनाए, एक शब्द बन गया महल। महल क्या, महल का एक अर्थ निकलता है। महल में होता है एक ऐसी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें राजसी ठाट बाट हो, इससे क्या कहते हैं, महल कहते हैं। तो महल का एक अर्थ है। तो कहने का मतलब शब्द जो है एक या एक से अधिक वर्णों से मिल करके एक बना समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम महल के जगह पर ला प्लस हा प्लस ला कर दें, ल प्लस हा प्लस मा कर दें, तो क्या हो जाएगा, लहम हो जाएगा। लहम ये शब्द नहीं माना जाएगा, इसलिए कि लहम का कोई अर्थ नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके यहाँ लिखा हुआ है शब्द ज्ञान यानी वर्ड नॉलेज, जिससे शब्द विचार भी कहा जा सकता है। तो इस पाठ में छात्र शब्दों एवं उनके भेदों के बारे में जानेंगे, जिसकी सहायता से हम सभी शब्दों का सही प्रयोग एवं उच्चारण सीखेंगे। शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना वह समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। तो ये शब्द की परिभाषा, इसे आपको लर्न भी करना है और कॉपी में भी लिखना है, आगे मैं बताऊँगा। तो देखिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, महल दिया गया है, तालाब दिया गया है, मोर दिया गया है। तो यह शब्द वर्णों के उच्च समूह से बने हैं, इनको निम्नलिखित वर्णों में तोड़ा जा सकता है। अगर हम इसे वर्ण विच्छेद करें, इसका एक्सपेंशन करें, विस्तार करें, जैसे महल का, तो माँ में हलंत नीचे लगा दिया गया है और उससे जो स्वर है उसको अलग कर दिया गया। चूँकि आप जानते हैं व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। हर व्यंजन में स्वर होता है, लेकिन अगर स्वर को हटा देते हैं तो नीचे हलंत लगा देते हैं। हलंत क्या होता है, एक चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह, ऐसे जो लगाया जाता है शब्दों के नीचे। जैसे ये माँ है, ये माँ में आ छिपा हुआ है, माँ एक व्यंजन है और स्वर आ छिपा हुआ है, लेकिन इसी के नीचे ये लगा दिया तो स्वर अलग हो जाता है और उसको आ अलग कर दिया गया है। तो ये हो गया माँ। फिर हा है, क्या है, हा है, हा से अलग हटाने के लिए हलंत लगाया और प्लस आ लगा दिया, तो माँ हा। फिर आता है ये हा से अलग हो गया और ला आता है। लास्ट में क्या करेंगे, ला को भी जो है ला लिखेंगे और ला से आ को हटाने के लिए हलंत लगा करके आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा महल। तो ये हो गया इस तरह से विस्तार महल। इसी तरह तालाब का भी दिया गया है, मोर का, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया है। तो देखते हैं आप जैसा कि परिभाषा में पढ़े कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक समूह होते हैं। तो देखिए सार्थक शब्द निकल रहा है, कई वर्ण मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई मतलब निकलता है। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार, मतलब उत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर।
तो ये 4 भेद हैं जो मुख्य रूप से बताए गए हैं 4 आधार पर। तो कौन कौन से हैं, उनकी क्या अर्थ हैं, चलिए आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, काम, घर आदि। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा कोई भी वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, मीनिंगफुल वर्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। मतलब इसको हम इंग्लिश में मीनिंगफुल वर्ड भी कह सकते हैं। मतलब कि कोई शब्द जिसका हम नाम लेने से उसका मीन्स जो है हम समझ पाएँ, उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर और कौन सा शब्द होता है, देखते हैं। अर्थ के आधार पर दूसरा शब्द होता है, वो होता है निरर्थक शब्द। जैसे आप लोग दिनचर्या में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब कि वो लोग उन शब्दों का प्रयोग तो हम करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं निकलता है। जैसे कहते हैं कि रोटी वोटी खाया कि नहीं, तो रोटी तो आपका सार्थक शब्द हो गया, लेकिन वोटी कौन सा शब्द है, वोटी निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं होता। केवल हेल्प के लिए, भाषा में प्रवाहशीलता को बढ़ाने के लिए, भाषा को और प्रभावी बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह का और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने बुक में, जैसे काम वाम, है ना, पानी वानी, है ना, रोटी वोटी। तो रोटी, पानी, ये सब काम, ये सब मीनिंगफुल है, सार्थक है, लेकिन इसी के साथ में जो वोटी लगा है, वानी लगा है, ये सब निरर्थक शब्द हैं। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर। तो इसको आपको याद भी करना होगा कि अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नेक्स्ट की बात करें हम प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। जी हाँ, 2 भेद कौन कौन से। पहला है विकारी शब्द। विकारी, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब ऐसे शब्द जिसमें विकार पाया जाता है, मतलब जिनका रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। आप लोगों ने हिंदी में शब्द भेद पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, आप लोगों को पता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शुरू के जो हैं ये क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और जो बाद के 4 हैं, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो 4 लास्ट के हैं, ये क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ये इसलिए क्योंकि इन पर जो है कोई लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं। विकारी शब्द को 4 भेद कौन कौन से हैं, ऊपर दिया गया है, देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कौन से हैं, विकारी। आपको याद कर लेना है। अगर कोई भी पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आपको 4 याद रखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। अगर पूछा जाता है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयाद बोधक है। तो ये हो गया अविकारी शब्द। तो दूसरा हो गया ये प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को कुछ समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। मैं ज़रूर इसको फिर से पढ़ाऊँगा, हम लोग मिल करके फिर से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट की बात करें हम व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी रचना के आधार पर। जैसे व्युत्पत्ति का मतलब रचना से है। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। मतलब जैसे कोई शब्द है और उसके खंड अगर कर दिया जाए, उसको 2 भागों में बांट दिया जाए कोई शब्द को, तो जो खंड बनेंगे वो निरर्थक हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेंगे। जैसे कल, पर, है ना, इसमें क ला, कल को अगर 2 भागों में बांट दिया गया क ल, तो कोई निकलेगा अर्थ नहीं निकलेगा। पर के 2 टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। तो ऐसे शब्द जिसके खंड करने पर निरर्थक हो जाते हैं उसे हम रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जब खंड नहीं किए जाते हैं तो वो एक सार्थक शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें
यौगिक शब्द, जी हाँ, यौगिक शब्द आप देख सकते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, यौगिक मतलब योग मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ करना ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी कि दो खंड करने के बाद जो अलग अलग शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, उसका अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होते हैं। मतलब उसके खंड करने के बाद भी दोनों अलग अलग जो खंड होते हैं उसके भी अर्थ निकलते हुए मीनिंगफुल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देवालय, देवधन, आलय। देव शब्द जो है एक स्वतंत्र शब्द है और ये मीनिंगफुल भी है, इसका मतलब भी होता है, देव मीन्स देवता, आलय मीन्स होता है घर, यानी देवताओं का घर। आलय का भी मतलब है, देव का भी मतलब है, यानी दोनों मिल करके योग के दोनों शब्दों के योग से एक नया शब्द बन गया देवालय, जिसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी तरह हिमालय, हिमधन, आलय। हिम क्या होता है, बर्फ़ होता है, आलय मीन्स होता है घर, बर्फ़ का घर। तो दोनों का अलग अलग शब्द का दोनों का अर्थ है और एक नया तीसरा शब्द बना दिया हिमालय। हमें उम्मीद समझ में आया होगा। इसी तरह देवदूत, देवधन, दूत। देव एक स्वतंत्र शब्द है जिसका अर्थ है, और दूत भी एक स्वतंत्र शब्द है, इसका भी अर्थ है। दोनों मिल करके देवदूत हो गए, तो तीसरा भी एक स्वतंत्र शब्द है और सार्थक शब्द है। इस तरह से दो अलग अलग शब्दों से मिल करके एक नया शब्द और सार्थक शब्द बना, इसे कहते हैं यौगिक शब्द। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात कर लें, इसका तीसरा प्रकार योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मतलब बात समझ में आ रही है। वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे पंकज, पंकज, दशानन आदि। अब देखिए पंकज, तो पंक जो होता है कीचड़, अजमंस होता है जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जन्मने वाला। तो पंकज जो भाई कोई भी पेड़ पौधा जो कीचड़ में उगे, कीचड़ में पैदा हो, तो उसे क्या कहेंगे, पंकज कहेंगे। लेकिन वास्तव में हम पंकज का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है, कमल। जी हाँ, पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, कमल का पर्यायवाची भी है पंकज। लेकिन पंकज का वास्तव में, पंकज वे सारे पौधे हैं जो कीचड़ में उगते हैं, ठीक है। लेकिन पंकज का हम नाम ले लेते हैं, जैसे हमारे माइंड में कमल ही आ जाता है, मतलब उसका जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया है किसके, कमल में। तो ये इसलिए पंकज। दशानन, दशानन किसी को कहा जा सकता है। दशानन जो होता है यानी जिसके 10 हैं आनन, जिसके है ना, जिसके जो 10 सिर हैं, 10 मुख हैं, उसे दशानन कहा जाता है। लेकिन हर एक को तो नहीं कहा जा सकता ना। दशानन सिर्फ रावण को कहा जाता है, यानी रावण के अर्थ में इसका रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहा जाता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, किसी तीसरे शब्द का मतलब कि दोनों अपना स्वयं शाब्दिक अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ को बताने लगते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये होगा तीसरा। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये थोड़ा लंबा है, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो वीडियो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसलिए कि बड़ा ना हो जाए। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम मतलब तत्सम, तत् एक संस्कृत का शब्द ही है ये। तत्सम यानी उनके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। यानी तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम अपने मूल रूप में ही होता है। यानी जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द के होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और बिना किसी परिवर्तन के उसे हिंदी में इस्तेमाल किया जाने लगा, उसे तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे पुष्प, चंद्र, सूर्य, निद्रा, पत्र, द्वेष, ये सब क्या हैं, संस्कृत के शब्द हैं। वो संस्कृत में भी इस्तेमाल होते हैं और हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वास्तव में ये संस्कृत से आए हैं और बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आगे हैं तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और हिंदी में समाहित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सांप, सांप क्या है, तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या है, सर्प है ना। तो सर्प जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, सांप, ये जो है हिंदी में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जो जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया तद्भव कहलाए, और जो बिना परिवर्तन के हिंदी में इस्तेमाल होने लगे क्या कहलाए, तत्सम कहलाए। तो ये हो गया तद्भव शब्द। फिर नेक्स्ट की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो देशज शब्द। जी हाँ, देशज शब्द हिंदी भाषा के वे शब्द देशज कहलाते हैं जिनका जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ हो। जैसे झाड़ू, खटखटाना, पगड़ी, कटोरी,
पैर, डोर, लोटा, लालटेन, माचिस आदि। ये सब मतलब एक कहने का मतलब ये बोलियों से जो हमारा क्षेत्रीय भाषा भी आप कह सकते हैं इन्हें, कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश भिन्नताओं से भरा है। यहाँ कुछ ही 10-5 किलोमीटर आप थोड़ा अपने स्थान से दूसरी जगह जाएंगे, आपके लोगों के बोली में अंतर आप पा जाते हैं, यानी बोली में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो जो विभिन्न बोलियों से शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, देसी शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आया होगा। फिर बात कर लेते हैं, लास्ट है शायद विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द कौन से हैं? हिंदी शब्दों में जिन शब्दों का आगमन दूसरी भाषाओं से हुआ उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में मतलब कई विदेशी जो आक्रांता हैं वो आए, हमारे यहाँ भारत देश में रहने लगे। तो वो स्वयं तो आए लेकिन साथ साथ वो अपनी भाषा को भी लेकर के आए, तो उनकी भाषा का भी मिक्स हो गया हमारी भाषा में, हमारे मिश्रण हो गया। तो कुछ भाषा विदेशी भाषाओं के मिल गए हिंदी में और हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे। हम और बड़ी आश्चर्य की बात है, हम और आपको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आपको पता भी नहीं है कि ये किस भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वो विदेशी भाषाएं होती हैं और हम लगातार अपनी बोलचाल की भाषा में, कामों में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए देखते हैं, वे कुछ शब्द दिए गए हैं आपके एग्जाम्पल में। हिंदी शब्दों में जिन शब्दों का आगमन दूसरी भाषा से हुआ उसे विदेशी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का आगमन अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं से हुआ। जैसे अमीर, डॉक्टर, नमक, खजाना, तारीख, कैंची, कालीन, खैर, मज़ा, खास, ज़्यादा, खाकी, बाल्टी, चेहरा। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे डॉक्टर इंग्लिश शब्द है ना, कैंची पुर्तगाली शब्द है, और तमाम से जो भी हैं इसमें अरबी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, अंग्रेज़ी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं। यानी जिन जिन देशों के लोग यहाँ पर आए, यात्री आए, यहाँ पर रहने लगे, हम लोगों के बीच रहने लगे, तो उनकी भाषा का प्रभाव जानते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं हम ही नहीं जाते बल्कि हमारे साथ हमारी संस्कृति, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारी पहनावा, ये सारी चीज़ें जाती हैं और उसका ट्रांसफ़र भी होता है ना। तो इसी तरह ये जो है उनका प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर पड़ा और हिंदी में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरह से ये हो गया विदेशी शब्द। देशज शब्द आप लोगों ने समझ लिया। तो ये 4 आधार पर आपको शब्दों के प्रकार आपने पढ़े। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी देख सकते हैं। तद्भव एवं तत्सम शब्द का एक लिस्ट दिया गया है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह आता है कि आपके तत्सम शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि तद्भव इसको बना के लिखिए, तद्भव बनाइए, या तद्भव दे दिया जाएगा तत्सम बनाइए। तो कुछ लिस्ट दिया गया है आपके बुक में, तो इसको भी आपको कम से कम 10 शब्द इसमें से ढूंढ करके अपने कॉपी पर लिखना है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, हमने सीखा, बी लर्न। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर सार्थक शब्द समूह है, ये भी आप जान गए हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं, ये भी जानते हैं। अर्थ, प्रयोग, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर, ये भी लर्न करना है। और क्या सीखा आपने? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक, ये भी आपने जान लिया। फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, ये भी आपने जान लिया। फिर व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द। फिर नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तेसद एवं विदेशी शब्द। तो ये है जो आप आज की क्लास में सीखा, जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ में जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया वो ज़रूर कमेंट करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तब। और इसका जो हिंदी व्याकरण का पहला और दूसरा वीडियो था जिसमें वर्ण विचार की चर्चा हम लोगों ने की थी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे चैनल पर जा करके सर्च करके देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तब हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का होमवर्क लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के, क्वेश्चन आंसर लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।